जब अदालतों के जज प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाए तो क्या इंसाफ मिल सकता है? आज हम इस सवाल इसलिए कर रहे हैं कि कल उत्तर प्रदेश के बरेली जिला अदालत के जज ने जो फैसला सुनाया है लव जिहाद को लेकर, बैदर मज़ाहिब ताल्लुकात को लेकर जो फैसला सुनाया है, उस फैसले में जो उन्होंने जो बातें कही हैं, उन बातों को अगर तजिया किया जाए तो कहीं से नहीं लगता है कि जज दिवाकर जो है कानून की कुर्सी में बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि वो जनसंघ की और आरएसएस की और बीजेपी के ही स्क्रिप्ट को दोहरा रहे हैं। आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज ऑनलाइन, मैं हूं नूरुल्लाह जावेद। अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप यूट्यूब के अलावा फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना न भूलें। इंसाफ न्यूज ऑनलाइन एक कोशिश है सच्चाई को और हकायक पर मबनी सहाफत करने की। अगर आप चाहते हैं कि इंसाफ न्यूज की सहाफत जिंदा रहे तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आपसे ये भी एक दरखास्त है कि इस प्रोग्राम को आखिर तक देखें। मैं इसलिए बोल रहा हूं आखिर तक देखें, अंदाजा हो जाएगा कि जज रवि कुमार दिवाकर ने जो फैसला सुनाया है और जो 240 सफहात के फैसले में जिन बातों की निशानदेही की गई है वो बातें, और मुश्तर 10-15 सालों से लव जिहाद को लेकर जो आरएसएस, बीजेपी और जनसंघ के जो लोग बोल रहे हैं, इन दोनों में कोई फर्क है या नहीं है। दरअसल 2022 में एक खानदान ने शिकायत की थी कि और अपनी बेटी के जरिए शिकायत दर्ज कराया था कि उसकी बेटी के साथ धोखा किया गया है। एक मुसलमान लड़के ने खुद को हिंदू शनाख्त बताकर उसके साथ रेप किया और ज्यादती की और तब्दीली मजहब के लिए मजबूर किया। ये मुकदमा दर्ज हुआ और लड़की का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया गया। उस मामले में जज रवि कुमार दिवाकर ने आज कल 30 दिसंबर को फैसला सुनाया है। कबल से कि मैं जस्टिस जज रवि कुमार के फैसले पर आऊं, उनकी तारीख बताना चाहता हूं कि रवि कुमार कौन है, आखिर इस फैसले पर इतना चुम्बन क्यों नहीं होना चाहिए। दरअसल रवि कुमार वो है जिन्होंने इस साल फरवरी में ही, इस साल ही योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि फिलोसोफर है और एक मुल्क की एक अजीम शख्सियत है, और उन्होंने कहा कि मुल्क को योगी आदित्यनाथ जैसी शख्सियत की जरूरत है। सवाल यह है कि क्या कोई जज जो मनसब अदालत में हो वो किसी वजीर आला की तारीफ करता हो? ये मुमकिन है? जाहिर बात है कि उनके इस तबसरे के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने जज रवि कुमार के इस तबसरे को रद्द करते हुए कहा कि यह गैर जरूरी है, इससे सियासत की बू आती है। सवाल ये कि इस सियासत की बू वाले फैसले करने वाले जज को यह हक पहुंचता है कि उनका अखलाकी हक है तो दोबारा मनसब अदालत में बैठे। इससे पहले ये रवि कुमार वही जज है जिन्होंने ज्ञान वापी मस्जिद के मामले में एक मुतनाज़ फैसला देते हुए मस्जिद के मुआयना करने की हिदायत दी। आप ये समझ सकते हैं कि जिस शख्स का माजी इस कदर सख्त, इस कदर भयानक हो, जो अपनी अखलाकियात को फरामोश करके अखलाकियाती तकाज़े को छोड़कर डायरेक्टली बीजेपी की तारीफ करता हो और अपने दाएं बाजू तक रुझान करता हो, वो जज इस मामले में क्या फैसला दे सकता है? जज रवि कुमार दिवाकर ने इस मामले में, जिस मामले का मैंने जिक्र किया, उस मामले में मुलजिम मोहम्मद आलम को फौजदारी मुकदमे में गैर कानूनी तब्दीली मजहब के इल्जामात मामले में उम्र कैद की सजा सुनाया। हैरत अंगेज बात यह है कि इस पूरे केस में तब्दीली मजहब का मामला नहीं था। मतलब पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि इसमें तब्दीली मजहब नहीं कराया गया है, सिर्फ हिंदू शाख बताकर लड़की का रेप किया, ये मामला था। लेकिन जज मोहम्मद रवि कुमार ने ये कहा है, पुलिस को सजलिश की और ये कहा कि तुमने इस तब्दीली मजहब का मामला क्यों नहीं बनाया ताकि गैर कानूनी तब्दीली मजहब का जो कानून उत्तर प्रदेश में पास किया गया उसके तहत भी हम सजा दे सके। और उसके बाद अपने 240 सफहात पर मुश्तमिल फैसले में जज रवि कुमार ने कहा कि ये जो हिंदू खवातीन के साथ मुसलमान मर्द शादी करते हैं ये कोई इत्तफाकात नहीं बल्कि ये गैर मुल्की साजिश का हिस्सा है। मतलब रवि कुमार ये बात लिख रहे हैं, उसके लिए उनके पास क्या सबूत है, क्या दलाइल है, उन्होंने इसका कोई जिक्र नहीं किया है। वो लिखते हैं कि लव जिहाद के तहत मुसलमान मर्द मुनज़्ज़म तरीके से इस्लाम कबूल कराने की शादी के जरिए हिंदू खवातीन को निशाना बनाते हैं। मुसलमान मर्द मोहब्बत के बहाने और फरेब देकर हिंदू खवातीन को इस्लाम तब्दील कराने के लिए ये शादियां करते हैं। जज ने ये कहा कि ये वही मामला था, इससे पहले भी हिंदू
राइट विंग के लोग कहते आ रहे हैं, ये हकीकत है कि ये सच है कि मुसलमान मर्द शादी कराते हैं। आगे उन्होंने अपने फैसले में ये कहा, लव जिहाद का बुनियादी मकसद क्या है, वो अपने फैसले में लिख रहे हैं कि बुनियादी मकसद ये है कि इंतशार पैदा किया जाए, हिंदुस्तान के खिलाफ जंग छेड़ा जाए और मुसलमान अपनी हुकूमत कायम करना चाहते हैं। अब अंदाजा लगा लें कि कलीम सिद्दीकी वाले फैसले में भी, जो वहां की लखनऊ सेशन एटीएस अदालत ने भी इसी स्क्रिप्ट को दोहराया था। कमोबेश उस फैसले में भी मैंने अपने नाज़रीन के सामने उस फैसले का भी तज्जिया किया था। उस फैसले में भी सेशन कोर्ट के जो जज थे उन्होंने इसी तरह के स्क्रिप्ट को दोहराया था। और आगे जज रवि कुमार दिवाकर मुल्क को मुतनब्बा करते हुए कहते हैं कि अगर इस पर काबू नहीं पाया गया तो संगीन नतायज का सामना करना पड़ सकता है। वो मरकजी हुकूमत को कहते हैं कि लव जिहाद के जरिए तब्दीली मजहब के सिलसिले को खत्म किया जाए। अगर तब्दील नहीं होता है तो इससे मुल्क को संगीन खतरा, सिक्योरिटी इशू खड़ा हो सकता है। आगे वो कहते हैं कि लव जिहाद के नाम पर हिंदू लड़कियों को फंसाने का रैकेट चल रहा है। आपको अंदाजा, आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट की केरला हाईकोर्ट की हिदायत पे केरला में एक मामले में एनआईए इस मामले की जांच कर चुकी है। एनआईए को भी नहीं मालूम हो सका, एनआईए ने भी अपनी जांच में साबित नहीं कर पाई कि लव जिहाद की थ्योरी जो है हकीकत में मबनी है इससे पहले। और आज तक किसी जांच एजेंसी ने, हुकूमत की किसी रिपोर्ट में ये नहीं कहा गया है कि लव जिहाद एक सिंडिकेट है और बैन अक़वामी है। लेकिन जज रवि कुमार दिवाकर जो है अपने फैसले में कहते हैं कि सिंडिकेट चल रहा है और इसका मकसद हिंदुओं के कमजोर तबकात, ओबीसी, दलित, कबाइलियों और पसमानदा जातों की खवातीन को, बच्चों को निशाना बनाकर उनको लालच देकर उनके ब्रेन वॉश करके इस्लाम कबूल कराने की एक साजिश है। मतलब शादी मकसद नहीं है, बल्कि मकसद यह है कि किसी भी तरीके से मुसलमान बनाया जाए। और आगे रवि कुमार कहते हैं कि इसलिए किया जा रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी सूरत हाल पैदा किया जाए। और जज रवि कुमार आगे ये कहते हैं कि जो लव जिहाद का मामला है, इसके पीछे गैर मुल्की फंडिंग का जो इम्कान है उसको रद्द नहीं किया जाता। ये नहीं कहा जाता कि भी गैर मुल्की साजिश, गैर मुल्की फंडिंग नहीं हो रही है। और आगे कहते हैं, क्यों रवि कुमार दलील देते हैं कि चूंकि अगर लव जिहाद है और लव जिहाद को खुद अपनी थ्योरी बनाते हैं कि अगर लव जिहाद किया जा रहा है तो लव जिहाद करने की बड़ी रकम खर्च होगी, मुसलमान के पास पैसा नहीं है, तो बगैर गैर मुल्की फंडिंग के ये लव जिहाद नहीं हो सकता है, इसलिए लव जिहाद किया गया, गैर मुल्की फंडिंग होती है। आगे कहते हैं कि ये मुल्क की यकजहती, सालमती और खुद मुख्तारी के लिए ये है। ये जो मैंने पिछले कहा कि रवि कुमार 2024 में योगी आदित्यनाथ को तारीफ करते हुए कहा था कि जदीद दौर का फलसफी बादशाह है। और उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने इस सिलसिले को रोक दिया, मुसलमानों को जो खुश करने की जो पॉलिसी माजी की हुकूमतें करती रही हैं, योगी इतने बड़े फलसफी कि उन्होंने मुसलमानों को खुश करने की पॉलिसी को तर्क कर दिया है। 2022 में वाराणसी में जज की हैसियत से उन्होंने ज्ञान बाबरी मस्जिद के हवाले से मुतनाज़ हिदायत दी, जिसमें उन्होंने कहा कि जिसमें उन्होंने मस्जिद के ज्ञान बाबरी मस्जिद जो मुगल दौर में तामीर हुई उसके हिस्से को सील करने की हिदायत दी और हिंदुओं के उस दावे को तस्लीम कर लिया जिसमें कहा गया कि मस्जिद के हिस्से में ये हाउस में शिवलिंग है, उन्होंने उस बात को तस्लीम भी कर लिया। इस तरह के केस में जज दिवाकर ने मोहम्मद आलम को ताज़ीरात हिंद की दफा 376(2) के तहत मुजीब ठहराया। जो उस दफा 376(2) में जो मामला है, दरअसल मामला यह है कि एक ही औरत के साथ बार बार इसमें बरी करने के मामला अगर होता है तो उसको 376(2) लगाया जाता है। और उनके मोहम्मद आलम के वालिद मोहम्मद साबिर के खिलाफ आईपीसी दफा 504 के तहत कसूरवार करार दिया और ये मामला कराया गया। लेकिन पूरे मामले का दिलचस्प पहलू यह है कि जिस लड़की ने इल्जाम लगाया था, जब गवाही देने का मौका आया तो लड़की अपनी उस गवाही से फिर गई और कहा कि हमने इल्जाम लगाया मोहम्मद आलम के खिलाफ, ये मोहम्मद आलम के खिलाफ जो मैंने कहा दरअसल अपने वालिदैन और हिंदू संगठन के दबाव में आकर मैंने अपने मुसलमान दोस्त के खिलाफ इस तरह के बयान दिए हैं। दरअसल ये ऐसा हुआ ही नहीं है, हमें हमारे साथ ज्यादती की गई है, न हमें तब्दीली मजहब के लिए मजबूर किया गया है। जब एक लड़की जो शिकायत करता लड़की है, जब खुद वो अपनी गवाही अपने बयान से वापस ले रही है, लेकिन जज रवि कुमार ने उस लड़की के उस बयान को कबूल करने से इनकार करते हुए कहा कि दरअसल मामला ये है कि जो लड़की है, मुतअस्सर लड़की है, वो अपने वालिदैन से कई सालों से दूर रह रही है
اور جو عدالت آ رہی ہے اس کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے، دراصل یہ عالم فراہم کرتا ہے، اس لیے عالم کے لالچ میں آ کر وہ حقیقت نہیں بول رہی۔ سوال یہ ہے کہ یہ کس ملک کی عدالت ہے، یہ کیا عدالت ہے، کس قانون کے تحت چل رہی ہے؟ جب قانون یہ کہتا ہے کہ جب شکایت کرنے والا شخص، یہ شکایت کرنے والی کوئی خاتون اپنے الزام کو واپس لے لے تو پھر ملزم کے خلاف کوئی معاملہ نہیں بنتا ہے، لیکن یہ ملک کا پہلا معاملہ شاید کہ ہو سکتا ہے کہ جب شکایت کرنے والی لڑکی خود اپنی شکایت کو واپس لے لے اور یہ کرے کہ اس کے خلاف اس کے ساتھ کسی طرح کی کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے اور نہ اس کے تبدیلی مذہب کے لیے مجبور کیا گیا ہے، اس کے باوجود بھی جج روی کمار نے اس لڑکی کے بیان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور یہ دفعہ 376 کے تحت عمر قید کی سزا سنا دی۔ اب آگے دیکھیے روی کمار کتنے آگے تک جا سکتے ہیں۔ سوال ایڈیشنل جج ہونے کی حیثیت سے کہ سوال یہ کہ ان کے اختیارات کیا ہیں۔ وہ فیصلہ لکھ کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں، وہ اپنے رجسٹرار کو ہدایت دیتے ہیں کہ اس فیصلے کی کاپی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کو پہنچا دی جائے اور اس کے علاوہ چیف سیکرٹری، داخلہ سیکرٹری اور تمام آئی جیوں کو پہنچا دیا جائے اور یہ ان کو ہدایت دی جائے کہ تبدیلی مذہب کے معاملے کو سختی سے نپٹے۔ سوال یہ کہ ایڈیشنل جج چیف سیکرٹری، داخلہ سیکرٹری اور آئی جی کو اس طرح کی ہدایت دینے کا پابند ہے اور یہ جب قانون بن جائے تو اس قانون کو نافذ کرنے کے لیے ایڈیشنل جج اس حد تک جا سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے، دائیں بازو کا پروپیگنڈا کوئی نیا پروپیگنڈا نہیں ہے، لیکن یہ اب تک دائیں بازو نے اپنے اس پروپیگنڈے کے تحت اعداد و شمار کے ذریعے نہ کوئی ایجنسی کے ذریعے اس الزام کو ثابت کر پایا ہے، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ دائیں بازو کے پروپیگنڈے کو من و عن کسی عدالت کے کسی جج نے اس طرح قبول کر کے لو جہاد کو سازشی ٹھیلی کے طور پر پیش کیا ہے اور یو پی کے تمام ضلع انتظامیہ اور اعلیٰ افسران کو ہدایت دے رہی کہ اس معاملے کو سختی سے نپٹا جائے۔ آپ دیکھ رہے تھے انصاف نیوز آن لائن، آپ کا بہت بہت شکریہ۔